Hello my dear student. Today we are discussing regarding financial statement of partnership firm. In our last lecture हमने definition of partnership और उसके basic features के बारे में discuss किया था. वो तो theory aspect हमने पढ़ा, definition और उसके features वो आपको tips पर होने चाहिए because कोई भी practical question जब आप करेंगे तो वो आपके लिए helpful रहेंगे. अगर फीचर्स के एस्पेक्ट से बात करें तो पार्टनरशिप में दो तरह का एग्रीमेंट होता है, ओरल एंड रिटन. ओरल जब हम वर्बल कुछ भी आपस में डिस्कस करके एग्री करते हैं, वही थिंग अगर पेपर पर लिख लिया जाए तो वो रिटन एग्रीमेंट में कंसिडर किया जाएगा. रिटन एग्रीमेंट नहीं है या कोई पॉइंट रिटन एग्रीमेंट में नहीं है तो फिर हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन फॉलो करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा. पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा और कोई लोन लिया है तो उस पर 6% पर एनम की रेट से आईओडी इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा. और सेकंड पॉइंट, यहाँ मिनिमम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 2% और मैक्सिमम 50% एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड रहते हैं. क्लियर? Now the next topic जो आज हमने स्टार्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इन 11th क्लास आपने ये पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्रिएट किया जाता है. बट दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म. जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया, वी नो वेरी वेल, हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. बट जो प्रॉफिट मैंने फाइंड आउट किया, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और उसके लिए अकाउंट क्रिएट किया जाता है, दैट इज नोन एज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. देन नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो रेस्पेक्टिव पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड होगा या रेस्पेक्टिव कैपिटल में से डिडक्ट करना रहेगा एंड देन वो कैपिटल का बैलेंस शीट में अपीयर होगा. बैलेंस शीट हमें बिजनेस की पोजीशन बताती है which includes assets and liabilities. Now, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पार्टनरशिप फर्म में हमें पढ़ना रहता है और वो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बेसिक फीचर या बेसिक पॉइंट हमें सबसे पहले समझने हैं. उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, it is a next part of P&L account or I can say that it is a expanded form of P&L account. Clear? यानी पहले P&L account बनाया जाता है और उसका जो next portion हमने क्रिएट किया वो कहलाता है P&L appropriation account. It is a personal account in nature. P&L account का nature personal, P&L account का nature nominal, but conceptually P&L appropriation account का nature personal account होता है. Reason because इसका बैलेंस शीट में अपीयर होता है और ये पार्टनर्स में प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसका नेचर पर्सनल अकाउंट होता है. बट माय डियर स्टूडेंट, फॉर 12th इट इज ट्रीटेड एज अ नॉमिनल अकाउंट. यहाँ मैंने स्टार इसीलिए लगाया ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊं. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर फॉर 12 बिकॉज वो ये लॉजिक देते हैं कि इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रिएट हुआ और उसके बाद बंद हो जाता है. बट कॉन्सेप्चुअली आप जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो वहां आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट मिलेगा. नाउ इट इज क्रिएटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अमंग पार्टनर्स. यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एज वेल एज लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फिर रिपीट कर दूं, अप्रोप्रिएशन से हम प्रॉफिट भी बांट सकते हैं और लॉस भी बांट सकते हैं. प्रॉफिट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और करना रहेगा. लॉस कब, कहाँ, कुछ एक सिचुएशन है, थोड़ा बेसिक समझने की बात करेंगे. प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वे ऑफ सैलरीज, IOC, कमीशन, रिम्यूनरेशन और इन डिविजिबल
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप किसी भी तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, पार्टनर को कमीशन भी दे सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक रेशियो में भी प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका पहला जो मुझे डिटेल में डिस्कस करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स। आपको इन फीचर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एक बार अच्छे से रीड कर लो, डाउट है तो मुझसे आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं और मैं अपना नंबर इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगी। नाउ अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक एंट्रीज क्लियर करनी है, क्योंकि एंट्रीज के बेस पर ही लेजर बनता है। आई नो इन 11th क्लास जब हमने डेप्रिसिएशन ऐसा कोई चैप्टर पढ़ा तो हमें लेजर ज्यादा अच्छे लगते थे इन कंपेयर टू एंट्रीज, बट द बेस अगर किसी भी चीज का क्लियर करना है तो आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री, P&L से नेट प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और उसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ सेकेंड एंट्री, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एक्सेट्रा प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स। ये पॉइंट फिर रिपीट करूं, जब डीड या एग्रीमेंट में लिखा है या पार्टनर भी म्यूचुअली एग्रीड है तभी प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी डिस्प्यूट के केस में पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी, आईओसी, कमीशन एक्सेट्रा पार्टनर को प्रोवाइड नहीं करते। ओके, अगर मैंने ये देना है, मुझे किसको देना है? पार्टनर। अरे पार्टनर मीन्स कौन? ऑनर। हमने ये पढ़ा कि जितने भी बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस के ऑनर्स कंसिडर किए जाते हैं। दे आर नोन एज को-ऑनर्स। दे आर जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लायबल फॉर दी लायबिलिटीज और बिजनेस एसेट्स। क्लियर? नाउ यहां अगर मैं सैलरी देती हूं, आईओसी देती हूं या कमीशन देती हूं तो अकाउंट डेबिट। यहां एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्रेडिट किसने करना है। ओके, जस्ट थिंक, मैं अगर अपने एम्प्लॉय को कोई सैलरी या कोई कमीशन दूं तो मैं लिखूंगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बट यहां मैं अपने एम्प्लॉय को नहीं, अपने ऑनर को दे रही हूं, तो मुझे यहां पर उनकी कैपिटल में ऐड करना होगा। फर्स्ट कैश में नहीं देंगे क्योंकि लिक्विडिटी इफेक्ट होती है बिजनेस की, और सेकंड ये प्रॉफिट का पार्ट है इसलिए इसे कैपिटल में क्रेडिट करना होगा। योर एंट्री इज सैलरी, आईओसी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना अब जितना भी सैलरी, आईओसी, कमीशन एक्सेट्रा है वो सब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट।
P&L appropriation account debit to salaries, to IOC or to commission. यहाँ सैलरी IOC डेबिट, यहाँ सैलरी IOC क्रेडिट. यानी मैं चाहूं तो इन दोनों की एक कंबाइंड एंट्री भी बना सकती हूँ, एंड दैट इज P&L appropriation account debit to partners capital account. बट जनरली हम इसी तरह से सेपरेट एंट्री करते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम ना आए. नाउ नेक्स्ट, अब मैंने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारे बिजनेस की इनकम है. Here, जब आईओडी चार्ज करेंगे, आईओडी हमारे बिजनेस का इनकम है, तो योर एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट. नाउ नेक्स्ट, इस आईओडी को मुझे P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है. इंटरेस्ट ऑन आईओडी ट्रांसफर टू P&L appropriation account. Interest on drawing account debit to P&L appropriation account. यानी यहाँ मैंने आईओडी को क्रेडिट किया, यहाँ आईओडी को डेबिट किया, अकाउंट क्लोज. अगर इफेक्टिव एंट्री देखें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन. ओके, यहाँ मैंने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, आईओसी सैलरी एक्सेट्रा जो भी प्रोवाइड करना था किया, जो भी चार्ज करना था चार्ज किया. अब बारी आती है कि मैं अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए रिटेन कर सकती हूँ, और उसके लिए मैं रिजर्व क्रिएट करती हूँ. क्या क्रिएट कर रहे हैं? रिजर्व. नेक्स्ट एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ रिजर्व. जब रिजर्व बनाया गया तो एक तरह से आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ एंट्री होगी P&L appropriation account debit to general reserve account. यानी मैंने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, जो फ्यूचर की किसी भी अनसर्टेनिटी के केस में यूज किया जा सकता है. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो हमें समझना है, कभी कभी कंपनी के पास में एक्सेस रिजर्व पड़ा होता है जो यूज नहीं आ रहा है. तो आई रिपीट, इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म. कभी कभी पार्टनरशिप फर्म के पास एक्सेस रिजर्व पड़ा होता है, तो वो रिजर्व अगेन फिर से कहाँ आपका P&L अप्रोप्रिएशन में रिटर्न बैक या ट्रांसफर किया जा सकता है. इस केस में इस एंट्री का रिवर्स एंट्री हम पास कर लेंगे, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन. नाउ नेक्स्ट, for distribution of divisible profits. My dear students, ध्यान दीजिएगा, ये सारे एडजस्टमेंट करने के, अगर सैलरी आईओसी कमीशन प्रोवाइड करना, आईओडी चार्ज करना, रिजर्व वगैरह क्रिएट करना, उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट रिमेनिंग रहता है तो हम उसमें से रिजर्व बनाने के बाद वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके डिविजिबल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो एंट्री आपकी बनेगी P&L appropriation account debit to partners capital account. यहाँ सीधा मैंने प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर लिया. तो दिस इज द बेसिक जर्नल एंट्रीज जो मुझे P&L अप्रोप्रिएशन के टाइम पर रिक्वायर्ड है. इन एंट्रीज को अच्छे से ऑब्जर्व करें, कोई पॉइंट में डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. फिर एक बार रिपीट करते हैं, पहले प्रॉफिट ट्रांसफर किया, फिर सैलरी आईओसी प्रोवाइड किया, अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, आईओडी चार्ज किया, अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया, रिजर्व क्रिएट किया, एक्सेस रिजर्व है तो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन, एंड देन डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. ये एग्रीड रेशियो रिटर्न एग्रीमेंट में भी लिखा हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट के हिसाब से भी हो सकता है,
और अगर किसी तरह कोई डिस्प्यूट है तो इसको हम इक्वल रेशियो में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ इन एंट्रीज के बेस पर अब हम हमारा लेजर स्टार्ट करते हैं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर। हम सब ये जानते हैं कि जो भी पी एंड एल का नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया वो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर करना है तो यहाँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने सबसे पहले लिखना होगा बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा, आप बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या बाय पी एंड एल भी लिख सकते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट है ये प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन है। आई रिपीट, बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, यानी अगर ये बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अभी तक मैंने इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, ये सीधा पी एंड एल से आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया गया है। ओके, समझने के लिए यहाँ पर कुछ अज्यूम्ड फिगर ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, आप क्वेश्चन को इजीली अप्रोप्रिएशन कैसे बनता है वो ग्रैब कर सके। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया टोटल नेट प्रॉफिट जो था वो 6 लाख रुपीस का था। कितने रुपीस का था? 6 लाख रुपीस का। यानी फर्म ने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया दैट इज आफ्टर ऑल दी एक्सपेंस जो भी डिडक्ट करने थे, सारे एक्सपेंस जो भी एडजस्ट करने थे, उसके बाद मुझे 6 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट मिला और वो नेट प्रॉफिट मैंने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब मैं इस प्रॉफिट्स में से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसे समझने के लिए हम लेते हैं हमारे दो पार्टनर हैं ए एंड बी, जिनका रेशियो है 3:2 और जिनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है 10 लाख और मान लीजिए बी ने इंट्रोड्यूस कर रखा है 4 लाख। अब यहाँ मैं पार्टनर्स को सैलरी दे दूं तो सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में मैंने नोट किया टू सैलरीज अकाउंट। मैं सैलरीज 2 पर्सन को दे रही हूं, दैट इज ए एंड बी। डियर, यहां मान लीजिए ए को 5000 पर मंथ सैलरी दे रही हूं और बी को मान लीजिए मैं 3000 पर मंथ सैलरी दे रही हूं। तो इस तरह से मैं टोटल 36 तो बी को और 60 ए को, और अगर आउटर कॉलम की बात करूं तो 96,000 की सैलरी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी 6 लाख में से 96,000 आप एज ए सैलरी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्लियर ना? अब मैं पार्टनर को आईओसी प्रोवाइड कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर दिया जाता है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल और रेस्पेक्टिव कैपिटल। आईओसी कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। अभी हाल फिलहाल मेरे पास कैपिटल अवेलेबल है और मान लीजिए पार्टनर एग्री है कि आईओसी 5% पर एनम की रेट से दिया जाएगा, तो यहाँ ए को दिया जाएगा आपका 50,000 का आईओसी और बी को दिया जाएगा आपका 20,000 का आईओसी। क्लियर? और आउटर कॉलम में टोटल आपका वैल्यू आ गया 60,000 रुपीज। यहां मैंने फिगर अज्यूम लिए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे।
अब मान लीजिए हम पार्टनर को कमीशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो जब कमीशन देंगे तो यहाँ पर आपका वर्ड आ जाएगा टू कमीशन। हाँ, एक थिंग और, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं दोनों को दूं। मैंने मान लीजिए कमीशन सिर्फ बी को दिया और वो भी दिया मैंने 20,000 रुपीज, तो मैंने बी को कमीशन 20,000 प्रोवाइड कर दिया। कमीशन में भी गिवन ऑन नेट प्रॉफिट और ऑन एनी अदर बेस, क्योंकि वो वर्किंग, मान लीजिए वो ज्यादा फील्ड वर्क कर रहा है, सारा सेल्स डिपार्टमेंट वो संभालता है, तो मैंने उसको कमीशन दी। चलो, अब उसी तरह से मैंने पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। हमने अभी अभी पढ़ा आईओडी हमारे बिजनेस की इनकम है, इसलिए मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में नोट किया, ए और बी। चलिए मान लीजिए ए को 6,000 का आईओडी चार्ज किया ए से और बी से 10, क्योंकि जितना जो अमाउंट विड्रॉ करेगा उसके अकॉर्डिंग आईओडी चार्ज होगा। आउटर कॉलम में वैल्यू आ गई 16,000। अब मैंने इन सारी वर्किंग के बाद में जनरल रिजर्व क्रिएट किया। अगर मैं जनरल रिजर्व बनाऊंगी तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आप नोट करोगे, क्योंकि इस प्रॉफिट में से आप कुछ पार्ट बिजनेस में रिटेन कर रहे हैं। जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी। तो यहां मैंने क्रिएट किया टू जनरल रिजर्व और मैंने जनरल रिजर्व बना लिया 80,000 का। क्लियर? ये स्पेसिफिक नहीं, मैंने एज्यूम लिया, क्वेश्चन में आपको क्लियर लिखा हुआ कितना रिजर्व आपको कैसे बनाना है। मान लीजिए 10% बनाना है, 15% बनाना है, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। मैंने यहाँ पर 80,000 का रिजर्व क्रिएट कर लिया। अब मैं अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और अगर डिविजिबल प्रॉफिट निकालना चाहें तो 6,16,000 आपका टोटल, और यहाँ पर आ गया आपका 2,66,000 का टोटल। इसमें से माइनस किया, चेक कर लेते हैं फिर भी, 160 प्लस 96 दैट इज 2,56,000 आपका टोटल हो गया। और इस तरह से अगर मैं चेक करूं तो 11 माइनस 5 6, 4,60,000 मेरे पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल है। तो रिपीट कर देती हूँ, 4,60,000 मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल है। क्लियर? कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? अब ये प्रॉफिट मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है मैं सबका सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूं। मैं इसमें से भी कुछ प्रॉफिट रिटेन करके रख सकती हूँ फ्यूचर के लिए, यानी मैं इस अकाउंट में बैलेंस भी मेंटेन करके रख सकती हूँ। ओके, मैंने कहा एक काम करें, हम यहाँ पर 10,000 का बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं टू बैलेंस सीवी, यानी मैंने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के नेम से 10,000 का बैलेंस रोक लिया, इसी अकाउंट के नेम से रोक लिया। रिजर्व के नाम से भी रख सकते हैं या इस पर्टिकुलर अकाउंट के नेम से भी रख सकते हैं। अब यहाँ 460 में से मैंने 10 और रिटेन कर लिया, यानी अब मेरे पास 4,50,000 का प्रॉफिट है, और ये 4,50,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके डिविजिबल रेशियो में, दैट इज 3:2। क्लियर? मैं 460 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, बट मैंने टू बैलेंस सीडी के नेम से 10,000 का प्रॉफिट रोका, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम एंट्री करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहां जब भी एबी लिखा है सब उनके कैपिटल ही है, टू बीस कैपिटल या एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड ऑनवर्ड्स। क्लियर? यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल, दो पार्टनर है ए एंड बी, एंड द रेशियो इज 3:2, यानी कि अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 3/5 2,70,000 एंड 1,80,000, और ये टोटल आया आपका 4,50,000
50,000 आउटर कॉलम में और टोटल हो गई 6,16,000। इस तरह से मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी जनरल रिजर्व है या जो भी P&L अप्रोप्रिएशन है वो आपका बैलेंस शीट में अपीयर होगा लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व के नेम से 80,000 एंड P&L अप्रोप्रिएशन के नेम से 10,000 बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अभी इसीलिए मैंने आपको कहा था कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर पर्सनल होता है, क्योंकि इसका जो भी बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपीयर करते हैं। क्लियर? नाउ अब जो भी बैलेंस यहाँ पर रिमेनिंग जो मैंने रिटेन किया, जब भी मैं नेक्स्ट ईयर P&L अप्रोप्रिएशन स्टार्ट करूंगी मैं इधर कैरी करूंगी और लिखूंगी बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 10,000 और नेक्स्ट ईयर जो भी प्रॉफिट होगा वो यहाँ आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। यानी जिस तरह से इस बार का बैलेंस आपने नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया, उसी तरह से अगर प्रीवियस ईयर का कोई भी बैलेंस है तो वो करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस BD। तो ये ओपनिंग एज वेल एज करंट ईयर का प्रॉफिट दोनों मिलकर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नाउ अब मान लीजिए प्रीवियस ईयर का 15,000 का बैलेंस था, तो अब मेरा प्रॉफिट 6 लाख नहीं है, मेरा प्रॉफिट 6 लाख प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ 15, 615 प्लस 16 यानी 6,31 टोटल अवेलेबल प्रॉफिट जिसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। फिर हो सकता है कि मैं इस बार और कुछ रिटेन कर लूं, वो नेक्स्ट ईयर एंड ऑनवर्ड्स चलता जाएगा। क्लियर? तो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसके थ्रू हम प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर? ओके। नाउ अब आगे यहां तक मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया वो सारी कंडीशन नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड डिस्कस किया। मैंने अभी तक लॉस के कहीं पर भी कोई बात नहीं की। अब अगर बिजनेस को लॉस हो तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी हम अभी समझेंगे। आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लो, देख लो और फिर हम लॉस की कहानी स्टार्ट करते हैं। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं लॉस डिस्ट्रीब्यूट करूं, अभी तक फर्म को प्रॉफिट हुआ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। बट अगर लॉस इनकर्ड हो गया तो ऐसा नहीं कि हम लॉस नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इम्प्लाइड है। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ही पार्टनर्स में लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मान लीजिए P&L में लॉस है, P&L अकाउंट में ये मेरी एक्सपेंस साइड है और ये मेरी इनकम साइड। आप सबने अच्छे से पढ़ा है कि अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो बिजनेस को क्या हो सकता है? लॉस। चलिए मान लीजिए यहाँ एक्सपेंस की साइड है, मेरा जो भी डिफरेंट एक्सपेंस थे वो 5 लाख थे और मेरी इनकम 4 लाख ही हुई। इसका मतलब यहाँ बाय नेट लॉस 1 लाख आ गया। अब यहाँ कुछ एक डाउट रेज होते हैं कि भाई लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने आपसे ये कहा था कि हम P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू भी लॉस बांट सकते हैं। बट अब एक बात अच्छे से समझना, जब लॉस की कंडीशन होती है, मैं ये क्लियर कर दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ ये कब होंगे? जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी हम IOC, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है, फर्म का लॉस जनरेट हो गया, लॉस इनकर्ड हो गया, इस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ मैं चाहूं तो डायरेक्टली ये लॉस
P&L अप्रोप्रिएशन में ना ट्रांसफर करके यही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अरे क्या लॉजिक, जब मुझे आईओसी सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं देना है तो मैं क्यों P&L अप्रोप्रिएशन क्रिएट करूं? मैं फिर बता दूं, आई कैन, मैं क्रिएट कर सकती हूँ, कोई मनाही नहीं है। बट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है तो हम लॉस को यही एज अ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं P&L अकाउंट में। यानी यहाँ इस बाय नेट लॉस को मैं यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, ए बी 3:2 में पार्टनर है, टोटल 1 लाख का लॉस हुआ था, तो ए और बी का शेयर हो जाएगा 60,000 एंड 40,000। तो यहां पर इस तरह से आपका P&L का टोटल हो गया 5 लाख रुपीस। क्लियर? मैंने यहीं पर लॉस बांट दिया। यानी मैं अगर एंट्री बताऊं फॉर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, तो एंट्री क्या हुई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। गेट माय पॉइंट? यानी कि आप में से कुछ स्टूडेंट ने कहीं सुना होगा, कहीं समझा होगा कि लॉस तो P&L में ही बढ़ता है। मैम कैसे बोल रही है अप्रोप्रिएशन में बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, लेकिन लॉजिक ये कि जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करना है तो मैं वो लॉस P&L के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। हाँ, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जब लॉस को P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, और वो केस है जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं ऑनर से, पार्टनर से। ओके, अगर मैंने आईओडी चार्ज करना है, आप सब ये जानते हैं कि आईओडी बिजनेस की क्या होती है? इनकम। तो उस केस में जो भी P&L का नेट लॉस है दैट इज 1 लाख, वो मैंने ट्रांसफर किया कहाँ? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहां आ जाएगा टू नेट लॉस रुपीज 1 लाख। अभी यहां जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है तो मैंने नोट किया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए और बी दोनों से मैंने आईओडी चार्ज करना है। 7,000 का आईओडी मैंने ए से चार्ज किया एग्जांपल के लिए, और 3,000 का आईओडी मैंने बी से चार्ज किया, तो टोटल आपने 10,000 का आईओडी चार्ज कर लिया। और सोचो, जहां आपका लॉस 1 लाख का था, 1 लाख में से 10,000 की इनकम एडजस्ट होने के बाद आपका लॉस सिर्फ 90,000 का रह जाएगा। यानी अब मैं पार्टनर्स में सिर्फ 90,000 का ही लॉस डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। और ये हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की वर्किंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। यानी कि कॉन्सेप्चुअली सुनना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो मुझे लॉस को भी P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आईओडी की वर्किंग नहीं है तो इट इज बेटर कि मैं लॉस को P&L अकाउंट से ही डिस्ट्रीब्यूट करूं। इन दैट केस अब यहां पर आप बांटेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी में, तो आपका जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हो जाएगा 54,000 एंड 36,000। डन? देख लेते हैं, 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 5 4, बिल्कुल सही। तो आपने इस तरह से 90,000 का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो भी किसके थ्रू? अप्रोप्रिएशन के। आई थिंक आपको लॉस की भी कहानी समझ में आ गई। ये जो मेरा डिस्कशन था वो लॉस अगर है तो लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने बात करी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि क्या ये जरूरी है कि जितना लॉस हुआ उतना सबका सब बांटे? नहीं, मैं लॉस को भी रिटेन कर सकती हूँ। ओ, प्रॉफिट अगर हमने रिटेन किया तो हम लॉस भी तो रिटेन कर सकते हैं। यानी कि इस सिचुएशन में समझिएगा, अगर रिटेन करना है तो बेटर है क्या बनाएंगे? अप्रोप्रिएशन, क्योंकि जो भी बैलेंस है वो अप्रोप्रिएशन के नेम से रह जाएगा। मान लीजिए मैंने कहा मुझे 90,000 नहीं बांटना है, मुझे तो 1,000 का बैलेंस क्या करना है? रोक के रखना है। यानी कि अरे लॉस बांट रहे हैं, मेरी गलती। यहाँ की टोटल कितनी होगी? 1 लाख,
यहाँ क्या आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी, दैट इज 54 एंड 36। ध्यान नहीं रहा, हैबिट की वजह से मैंने वहां लिख दिया। यहाँ आएगा 90 और टोटल आएगी 1 लाख। क्लियर? अरे प्रॉफिट इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेफिनेटली लॉस यहाँ बटेगा। अब मैंने कहा मुझे 90 नहीं बांटना है, मैं चाहती हूँ कि कुछ बैलेंस और रोक लूं, तो इन दैट केस यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई बैलेंस रोका बाय बैलेंस सीडी और मैंने 20,000 का बैलेंस रोक लिया। कितने का बैलेंस रोक लिया? 20। ओहो, 90 में टोटल 1 लाख का लॉस था, उसमें से 10 की इनकम जनरेट हो गई, आपका लॉस कितना आया? 90। लेकिन 90 में से 20 रोक लिया, तो अब कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 70,000। इन व्हाट रेशियो? 3:5, यानी 3/5। तो 5 और यहाँ पर अब आपका फिगर आ गया 70,000, और वो जो 70,000 है वो आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर आपका वैल्यू आएगा 42,000 एंड 28,000 और आउटर कॉलम में 70,000। तो यहाँ अब जो बैलेंस मैंने रोका वो बताइए नेक्स्ट ईयर कहाँ जाएगा? इधर टोटल हो गई 1 लाख, इधर की भी टोटल हो गई 1 लाख, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ आ जाएगा 2 बैलेंस, इधर 2 बैलेंस बीडी, अमाउंट विल बी ₹20,000। जैसे हमने पढ़ा ना P&L अप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग क्रेडिट होता है, वैसे स्टार्टिंग में लॉस के केस में डेबिट भी हो सकता है। और ये जो लॉस मैंने रिटेन किया है वो आप कहाँ अपीयर करेंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में, P&L अप्रोप्रिएशन 20,000 रुपीज। ये लॉस फ्यूचर में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, या जब भी नेक्स्ट ईयर, देखो मैंने कहा बहुत ज्यादा लॉस है, बांटेंगे तो भैया पार्टनर को बहुत नुकसान हो जाएगा, तो सारे पार्टनर ने म्यूचुअली एग्री किया कि हम सारा लॉस पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कुछ रोक लेते हैं, अगली बार हम मेहनत करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे और इसमें से लॉस को एडजस्ट कर लेंगे। मान लो अगली बार उन्होंने बहुत मेहनत करके 2 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, ओ 2 लाख में से 20 का लॉस एडजस्ट होगा और रिमेनिंग 1,80,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? 100% श्योर? यानी कि अब अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े तो जो भी P&L अकाउंट के थ्रू हमने प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस जनरेट किया वो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हम P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू करते हैं और लॉस को P&L से। बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या कोई रिटेन करने का कॉन्सेप्ट है तो बेटर है क्या बना लेना चाहिए? अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना चाहिए। अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर कॉन्सेप्चुअली पर्सनल, 12th के लिए नॉमिनल, इट इज एन एक्स पार्ट ऑफ P&L और इसके थ्रू प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने पार्टनर्स कैपिटल की बात नहीं की है, होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। और हम अगला टॉपिक जो कल कंटिन्यू करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं और उनको किस मेथड से क्रिएट किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।